इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल में जब कोई पार्टिकल मूव करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअसली चेंज होंगे, उनके बीच में हमेशा एक रिलेशन रहता है। Okay, u cos theta and this is u sin। ये पार्टिकल यहां से गया और यहां तक पहुंच गया, ये इतनी दूर यहां पहुंचा, इस डिस्टेंस को हमने माना x। ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, इसको हमने माना y। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x एंड y। यहां तक कुछ टाइम बीता है और वो टाइम है t, तो ये इसके पैरामीटर्स हो गए x, y एंड t। तो ये पार्टिकल x का डायमेंशन इसका कितना है? x, हाइट का डायमेंशन कितना है? y, और टाइम का डायमेंशन कितना है? t। ओके, तो x, y एट द टाइम t, ये आ गया। अब हम इसका रिलेशन निकालना चाहते हैं x और y का। क्यों? हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे y भी चेंज होता है। तो दोनों का रिलेशन क्या है? अगर हम वो रिलेशन बता देंगे तो उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा? दैट रिलेशन विल बी नोन एज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? एन इक्वेशन which shows the relation between x coordinate and y coordinate. That is equation of projectile. Okay, तो हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बनाते हैं। ओके, x is a distance, u cos theta is velocity and the time is t. What is the relation between them? Distance is equal to speed into time. U cos theta multiplied by time. This is our equation 1. इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, that t is equal to x upon u cos theta. This is one relation. उसी तरह से हम y का रिलेशन बनाते हैं। y के रिलेशन में हम एक चीज देखते हैं कि y वर्टिकल मोशन है, तो इसके रिलेशन में हमको एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। इस मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन? जी, हाइट कितनी है? y। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? s is equal to ut plus half at square। वो फॉर्मूला हमने यहां लगाया, ये रहा s is equal to ut। u इस डायरेक्शन में कितना है? u sin theta into t। ut प्लस हाफ a को क्या लेना है? माइनस g, t स्क्वायर। s is equal to ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में प्लस इंटू माइनस कर देंगे यहां पर। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये हमको मिलेगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन बने। एक x का इक्वेशन है, उसमें y नहीं है, ये y का इक्वेशन है, तो इसमें x नहीं। हम एक ऐसा इक्वेशन चाहते हैं जिसमें x और y दोनों, ये कैसे पॉसिबल है? तो हम वो क्वांटिटी ढूंढते हैं जो दोनों में कॉमन है। कौन सी क्वांटिटी दोनों में कॉमन है? t, क्योंकि यहां पर इस पार्टिकल का टाइम t हुआ है, तो ये टाइम t पर इतना x बना और इतना y बना। ठीक है, तो यहां से t की वैल्यू लीजिए और उसको यहां प्लेस कर दीजिए, तो t के साथ कौन चला आएगा? x। then we will have a relation between y and x. This is how we get the relation between y and x. Okay, let's do it. So this is y is equal to u sin theta
multiplied by, in place of t, x upon u cos theta, plus into minus, minus g upon 2 t square is x square upon cos square theta. Yes. Now you see this equation, u square और आएगा 2u square, 2 है कि नहीं है? It's not. So gx square upon u square cos square, 2 is there, oh half. ये हमारा इक्वेशन आया. Now in this equation, what are the quantities related to each other? Y, x, x. Okay, so this is relation between y and x. Therefore, this is the equation of y and x. That is the equation of projectile. क्योंकि x और y क्या है? The coordinate of this particle. भले ये यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर, ये कहीं पर भी हो, x और y आपस में इस इक्वेशन से जुड़े रहते हैं. अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, sin theta upon cos theta, tangent theta, and u is cancelled. तो ये क्या बना? y is equal to tangent theta into x minus g upon 2u square cos square theta into x square. ये हमारा इक्वेशन आया. अब इस इक्वेशन में देखिए, टेंजेंट थीटा, थीटा तो एक इनिशियल एंगल है, उड़ते जाएंगे तो इनिशियल एंगल तो उतना ही रहेगा थीटा, वो तो एक बार बता दिया तो बता दिया, उसके बाद लगातार ये चेंज होता जाएगा. दैट इज डिफरेंट. इनिशियल वैल्यू तो एक ही वैल्यू रहती है, तो दिस इज ए कांस्टेंट. ये कांस्टेंट, 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 तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा भी कांस्टेंट है. तो ये कैसा फॉर्मेट है? y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर. अलजेब्रा में ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें a और b क्या है? कांस्टेंट्स. ठीक है, ये आपको कोई कंफ्यूजन है? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ये सब कांस्टेंट्स होती है. जैसे एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20, जैसे ही ऊपर गया ये वेलोसिटी हो गई 18, फिर हो गई 10, फिर हो गई 15, फिर गिरा तो फिर से 20. सुनिए, यहां से उड़ा 20 थी इनिशियल वेलोसिटी, जब ये यहां पहुंचा वेलोसिटी कम हो गई, तो मैंने आपसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 20. फिर जब ये यहां पहुंचा सबसे टॉप में, तो मैंने पूछा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? फिर यहां पहुंचा, इनिशियल कितनी थी? तो हर बार आप इनिशियल वेलोसिटी का आंसर क्या देते हो? 20. बिकॉज फॉर दिस क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी इज ए वन वैल्यू एंड थ्रू आउट द मोशन, उसको मोशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके आगे क्या एडजेक्टिव लगा है? इनिशियल. इसलिए वो सिंगल वैल्यू फंक्शन है, इसलिए उसको कांस्टेंट मानते हैं. तो इनिशियल वैल्यू इसलिए कांस्टेंट होती है. मैक्सिमम वैल्यू दैट इज अगेन ए सिंगल वैल्यू, जहां सिंगल वैल्यू आई वो कांस्टेंट हो जाती है. तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इसके जिसके भी आगे आप कोई एडजेक्टिव लगा देंगे वो क्या बन जाएगी? कांस्टेंट. दैट इज ए सिंगल फंक्शन और द सिंगल वैल्यू फंक्शन. ओके, इसी तरह से इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, बाद में ये 20 हो गया, बाद में 10 हो गया, 0 हो गया, लेकिन इनिशियल वैल्यू जब भी पूछेंगे क्या बोला जाएगा? 30. इसलिए थीटा भी क्या है? कांस्टेंट. अब समझ आया?
इसलिए ये भी पूरा कांस्टेंट, ये भी पूरा कांस्टेंट, और ये ऐसा बन गया। व्हाट इज दिस? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व हमको मिलेगा, ग्राफ इज ए पैराबोला। इसका ग्राफ कैसा मिलता है? पैराबोला। व्हाट इज ए पैराबोला? ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये सब पैराबोला है। पैराबोला की जो स्पेशलिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट यू विल स्टडी इन मैथमेटिक्स। ठीक है? सो हमको सिर्फ इतना याद रखना है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, तो हम ये चीज प्रूव करेंगे। ये ऐसा लिखकर करेंगे, एंड नाउ वी विल से दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, देयरफॉर ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। ठीक है? दिस इज रिलेशन बिटवीन y एंड x। अगर हम इसमें x की वैल्यू रख दें और बाकी सब वैल्यू रख दें तो किसकी वैल्यू मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी। अगर x की वैल्यू रख दें तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यहां से हमने तोप से एक गोला चलाया, उसकी इनिशियल वैल्यू u हमको पता है, उसका थीटा हमको पता है, और एक एरोप्लेन जा रहा है, उसकी कुछ हाइट है y, तो उस हाइट तक इसका गोला पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये हमको पता करना है। तो यहां उसकी वैल्यू रखेंगे, उसका y का हमको पता लगेगा। जैसे मैं और क्लियर करूं, हमें ये बताया गया कि यहां से हमने ये गोला चलाना है, यहां से 2 किलोमीटर दूर पर, या यहां से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक घर है और उसकी विंडो 10 मीटर हाइट पर है। तो यहां का गोला वहां जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर y की वैल्यू 10 आती है तो गोला वहां जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो हमको जब भी एक x या y में से एक कोऑर्डिनेट दिया होता है तो दूसरा कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते इस इक्वेशन से। फिर से सुनिए, यहां से एक बिल्ली ने छलांग लगानी है और उसको उस खिड़की पे चढ़ना है। ये वाला डिस्टेंस है 6 मीटर और वो वाला डिस्टेंस है 3 मीटर। तो बिल्ली की जो वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड u। तो उसको कितना एंगल बनाकर कूदना चाहिए? बड़े जोश में आके 45 डिग्री पर हम बहुत मैक्सिमम रेंज पे जाते, वो 45 डिग्री पे कूदी, वो खिड़की के ऊपर वाली दीवार से टकरा गई। कम बनाकर कूदेगी, नीचे वाली से टकरा जाएगी। हमको थीटा चाहिए। क्या क्या दिया गया? हमको x दिया गया और y दिया गया। उस x को यहां रखिए, उस y को यहां रखिए, u को यहां रखिए, क्या निकल जाएगा? थीटा। उतने एंगल से उसको कूदना चाहिए। फिर से दूसरा सुनिए, द सेम कैट, वो बिल्ली की वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है और वो 45 डिग्री से कूदती है। x 4 मीटर है, 4 मीटर पर एक खिड़की लगी है और वो खिड़की मान लीजिए वहां पर 3 मीटर ऊंची है। 4 मीटर, 3 मीटर, और हमको क्या दिया है? u और थीटा। और हमसे पूछा गया कि बिल्ली खिड़की पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। यानी हम क्या करेंगे? हम उस y को छोड़ देंगे, अपना y निकालेंगे। कैसे निकालेंगे y? y निकालने के लिए हमने इसको रखा 45, इसको रखा 4 मीटर, इसको रखा 2 मीटर पर सेकेंड जो बिल्ली की वेलोसिटी थी, और ये सब रखने के बाद में x की वैल्यू रखी 4 मीटर, ये रख के हमने y निकाला और y आया मान लीजिए 2 मीटर। मतलब उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा कितनी आएगी? 2 मीटर, और विंडो की हाइट है 3 मीटर। तो क्या वो विंडो पे पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती।
इस तरह से हम निकालते हैं कि वो वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा एनी प्रोजेक्टाइल। तो नॉर्मली ये कैलकुलेशन हम लोग के कैलकुलेशन में आपको बॉम्ब के बारे में आता है। एक तोप से बॉम्ब छोड़ा जाता है, उसका एंगल इतना है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, कितनी हाइट पे जाके वो हिट करेगा। ठीक है, हम लोग भी वही न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो दिस इज ए पैराबोला और ये इसका रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम लोग अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सिकेंड थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिकेंड थीटा। y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर सेक थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आंसर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो दिस वी कैन राइट एज y इज इक्वल टू क्या चीज? ओके, tan थीटा इंटू एक्स माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। This is equal to tan theta into x minus g upon 2u square minus g upon 2u square x square and this is tan square theta x square. This is equal to tan theta को अब हम लेते हैं g x square upon 2u square into tan square theta this minus plus tan theta into x minus dx square upon 2u square और tan square theta into gx square upon 2u square ये एक और इक्वेशन बना जिसका कोई मतलब आपको समझ में नहीं आया। ओके, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में है? a, ये हमने मान लिया a tan स्क्वायर थीटा माइनस b tan theta plus c is equal to 0। इस तरह से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको जो टेस्ट दिया है उसमें ये एक आध होगा। अगर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी हो ऐसे निकल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मैथमेटिक्स आपको काफ़ी लगानी पड़ेगी। एनीवे, दिस इज ए वेरी अनयूजुअल डेरिवेशन, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। याद हो तो करिए, नहीं तो बिल्कुल मत करिए।
ठीक है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए अप टू दिस मच। दिस इज द बेसिक इक्वेशन, दैट इज ए सेपरेट डेरिवेशन, उसकी जरूरत नहीं है। दिस यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। y और x का रिलेशन ऐसा होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज ए पैराबोला, बस, ठीक है। ओके, सो ये हमारे इसके प्रोजेक्टाइल के सब तरह के इक्वेशंस हो गए। दूसरी तरह का प्रोजेक्टाइल वो होता है जिसको हम ग्राउंड से न फेंक के एक विंडो से या पहले एक बनाई हुई हाइट से, पेड़ के ऊपर खड़े हैं, विंडो पर खड़े हैं, किसी चिमनी के ऊपर खड़े हैं या किसी एरोप्लेन में खड़े हैं, वहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, तो वो ऑब्जेक्ट पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगा और फिर नीचे जाके गिर जाएगा। किसी भी चीज को हम ऐसे फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगी और नीचे गिर जाएगी। ये कैसे स्टार्ट हुआ था? नीचे से पहले ऊपर गई और फिर नीचे गिरी। दीज आर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर मतलब पहले ग्राउंड से कुछ एंगल बनाएंगे तब जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसको वो उसका स्टार्ट ही कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल। एरोप्लेन पर ऑलरेडी हमारे पास हाइट है, उस हाइट से हमने ऐसा फेंका, हमने क्या किया? वहां से ड्रॉप कर दिया, बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, तो वो बॉम्ब के पास वेलोसिटी है किसकी? एरोप्लेन की। उस वेलोसिटी के इनर्शिया के कारण जैसे ही बॉम्ब नीचे गिरता है वो एरोप्लेन की स्पीड से ऐसा चलता है, फिर उसको एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी नीचे खींचता है तो वो ऐसा मुड़ना शुरू हो जाता है, मुड़ते मुड़ते ऐसा नीचे गिरेगा एंड दैट विल बिकम ए प्रोजेक्टाइल। तो वो प्रोजेक्टाइल जो होते हैं वो यहां से शुरू होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट यहां से हमने छोड़ा, या मान लीजिए यहां पर हम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और हमने एक पत्थर को फेंका तो ऐसे गिरेगा। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने फीचर पढ़े वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के थे और उसमें थीटा क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सिर्फ एक या दो इक्वेशंस होते हैं, ज्यादा इक्वेशन नहीं होते, एंड देन विल गो टू सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद हम दोनों के मिलाकर न्यूमेरिकल बना सकते, राइट। जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेट फेंकेंगे और वो आगे गिरेगा, स्ट्रेट फेंकेंगे और आगे गिरेगा, मतलब हम कहाँ पर हैं? हम एक पर्टिकुलर हाइट पर, किसी बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिल पर है, वहाँ से स्ट्रेट फेंकते हैं, या एरोप्लेन में से उसको ड्रॉप करते हैं। तो एरोप्लेन में जो भी ऑब्जेक्ट होता है जब हम उसको छोड़ते हैं उसके पास वो स्पीड होती है तो एरोप्लेन की स्पीड है, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर ऐसे हम उसको बाहर छोड़ते हैं, उसके पास इनिशियल स्पीड किसकी होगी? एरोप्लेन की। और एरोप्लेन की स्पीड कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। तो वो हॉरिजॉन्टल चलना शुरू करता है, लेकिन ग्रेविटी नीचे काम करती है और उसके कारण वो नीचे की तरफ झुकते चला जाता है और फाइनली जाके नीचे गिरता है। ऐसे प्रोजेक्टाइल का हम नाम दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल में कैलकुलेशन होती है। इसकी कैलकुलेशन में जहां से हम छोड़ते हैं वहीं पर वो नीचे नहीं गिरता, क्यों? उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो थोड़ा सा आगे जाके नीचे गिरता है। जब छोड़ते हैं थोड़ा टाइम लगता है, फिर टाइम के बाद गिरता है, तो उसका कितनी देर तक वो हवा में उड़ता रहता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी होता है, कितनी दूर जाकर गिरता है, और ये कैलकुलेशन जो हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल किया था कि जमीन से ऐसे फेंकेंगे और ऐसे गिरेगा, उससे डिफरेंट होगी। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करना? बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कौन सा मोशन, कौन सी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि किधर काम करता है नीचे, इस वेलोसिटी को कम ज्यादा करने वाला कोई नहीं। तो जो ये वेलोसिटी है जब तक ये जमीन को छूएगा नहीं तब तक ये वेलोसिटी वैसी ही रहेगी। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है
लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जैसे ही नीचे गिरता है ये बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा पर सेकंड 10 से बढ़ती चली जाएगी जो जी है। ओके, तो इस तरह से जब हम इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, तो इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी? देखिए इसकी ट्रैजेक्टरी बनेगी पहले सीधा और फिर ऐसे नीचे गिरती चली जाएगी। इसको बनाते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जब हम एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करेंगे कि उसका इनिशियल मोशन हॉरिजॉन्टल होगा, यहां से हमने उसको ऐसे थ्रो किया और ये यहां से चला और नीचे गिरा। इसका ये मतलब है कि हम जिस जगह से उसको थ्रो कर रहे हैं वो लोकेशन ग्राउंड से ऊपर है। ओके, सो वी आर एट सर्टेन हाइट। इस हाइट से हमने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कुछ वेलोसिटी हमने दी u और इस तरह से इसे थ्रो किया। ऐसी सिचुएशन दो तरह से आ सकती है। अगर हम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, एक पहाड़ी पर एक क्लिफ के ऊपर खड़े हैं, या एक एरोप्लेन में हमने एक मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वहां से किसी चीज को ड्रॉप कर दिया। जैसे ही हम एरोप्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस ड्रॉप के पास एक वेलोसिटी होती है, उस ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी होती है। द ऑब्जेक्ट वाज इन द एरोप्लेन, in the aeroplane it was having same velocity as velocity of the aeroplane. When we drop it from the aeroplane, it carries the same velocity due to inertia of velocity, and therefore it is moving with horizontal velocity. Okay, that is initial velocity. The moment it is dropped from the aeroplane or the moment we throw it and it leaves our hand, the acceleration due to gravity start working on it. पहले काम नहीं कर रही थी, जब हमारे हाथ में था बैलेंस था, जब एरोप्लेन में था बैलेंस था। जैसे ही हमारे हाथ ने छोड़ा, जैसे ही एरोप्लेन ने छोड़ा, the acceleration due to gravity start acting downward. That acceleration creates the velocity and that velocity has the direction downward. So at the very beginning, the downward velocity is 0. U in the direction of y was 0, and all this velocity is referring to u in the direction of x. Okay, जैसे ये यहां से निकलता है हम क्या देखते हैं कि एक सेकेंड बाद g के कारण इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ गई, ये इतनी वेलोसिटी आ गई और दिस इज इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी ux. So it will go towards the resultant. Resultant किधर है? Resultant ये आ गया। अब जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक सेकंड बाद यहां फिर से वेलोसिटी बिल्टअप हो गई g के कारण। Now it has this velocity which is horizontal velocity and this velocity which is vertical velocity. ये वर्टिकल वेलोसिटी एक सेकेंड में बनी थी 10। यू नो v इज इक्वल टू u प्लस a t। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो v कितना हो गया 10। एक सेकेंड में 10, 2 सेकेंड 20, 3 सेकेंड 30, 4 सेकेंड 40। So after 1 second it was 10, after 2 seconds it has become 20. Now the resultant will change its direction. Now resultant is in this direction. Here it has the same horizontal velocity क्योंकि horizontal velocity change नहीं होती. This 20 will now become 30 and the resultant, okay, this is the resultant. Now again it has same horizontal velocity but the vertical velocity has changed. Now where is the resultant? Answer, this is the resultant. And in this way, this is the path.
इस तरह से हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट किया, वर्टिकल ऐड होता चला गया, एंड दिस बिकम्स द ट्रैजेक्टरी. दिस इज ए प्रोजेक्टाइल. Now, for this projectile, we have given it a name. When the projectile starts with certain angle here, it goes like this. We call it angular projectile. But when we are throwing from here horizontal, then it is known as horizontal projectile. So this is horizontal projectile. Okay. Now in this horizontal projectile, the same quantities we will discuss. What is its time? How much is the range and other quantities? So first, now you understand what is this? U in y direction, U in y direction, U in y direction, and this keeps on increasing U to G. What is this? U in x direction, U in x direction. This does not increase because there is no force in this direction. There is no acceleration in horizontal direction. Okay, now we will find out a few things about it. This is horizontal direction. First thing we will find out how much time will it take to land to the ground. That is time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग हमेशा वर्टिकल मोशन से निकालते हैं, क्योंकि हाइट जैसे जैसे कम होती जाएगी और ये ग्राउंड से टकराया, टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म. इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वर्टिकल मोशन से कैलकुलेट करना. कैसे कैलकुलेट करना? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो फ्रॉम ग्राउंड, द डिस्टेंस बिकम जीरो, देन फ्लाइट इज ओवर. जितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. सो यहां से स्टार्ट करते हैं. यहां पर जब ये आया तो ये जो इसकी लेवल था, दिस लेवल हैज बिकम दिस लेवल. हाउ मच इन वर्टिकल डायरेक्शन इट हैज कम डाउन? वी विल से इट हैज कम डाउन टू द डिस्टेंस h. Because of this displacement h, it has struck the ground here. The time is over. Okay, let's calculate that time. What are the features we know? यहां से जब ये उतरा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी 0. uy was 0. Okay. Then there was acceleration downward. We know this downward acceleration minus g. There is this distance h in downward direction, so it is h. It has taken certain time which you are supposed to find out. Let that time be t. So now we have these four quantities which are related to each other, u, a, s, t, and we will make the formula. S is equal to ut plus half at square. Put the values. S is equal to minus h, u 0 plus half minus g and t square. So this you will find 2 will come here. 2h is minus gt square. Minus minus cancel. 2h is equal to gt square. gt square. Therefore, how much t is equal to? T is equal to 2h upon g and square root of this. So this is time of flight of this. Time of flight is equal to root 2h upon g. This is time of flight of the horizontal projectile. Okay. Next thing we would like to find out. Yes. From here we have dropped it. But when we drop it from here, we find it does not fall here.
it falls at this place. So this is the range of this projectile, or we can say this is horizontal displacement of this projectile, and because of this horizontal displacement, this particle or this body will fall at this place. So this is horizontal displacement. If you remember range, ठीक है, इसको रेंज याद रख लीजिए, और horizontal displacement, range और horizontal displacement. अगर हमें इस डायरेक्शन में डिस्टेंस नापना है, बेस्ट वे क्या है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी लो मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ ट्रेवल, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। यही हमने यहां स्टार्ट किया। ओके, रेंज आर इज इक्वल टू वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, horizontal velocity we know it is ux, or the full velocity u was ux at the beginning, this is u, then time of flight, this is time of flight, let's multiply this 2h upon g, आ गया बस, this is the only calculation. So this is the range, or we can say horizontal displacement. जहां से हम इसको थ्रो करेंगे वहां पर न गिर के उससे ये इतनी दूर जाकर बॉडी गिरेगी। ये कैलकुलेशन हाइट और वेलोसिटी इन दोनों पर डिपेंड करती है। जिस किसी एरोप्लेन से हम एक फूड पैकेट गिराएं या एक बॉम्ब गिराएंगे, वो अपने ठीक नीचे नहीं गिरता है, इतनी दूर जाकर गिरता है, और इसका रीजन क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हाइट पार करने में जो टाइम लगता है, दैट इज द रीजन। ओके, बिकॉज ऑफ दिस ये कैलकुलेशन हाइट और यू, ये कैलकुलेशन एरोप्लेन के कंप्यूटर में कंटिन्यूअस होती रहती है। इसको कैलकुलेट करके वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट उसको पता रहता है। तो जहां पर हमको कोई चीज गिरानी है उससे उतना डिस्टेंस पहले हम उस पैकेट को छोड़ देंगे। यहां पर हमने उस पैकेट को छोड़ा, वो पैकेट ऐसे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी बनाते हुए यहां आकर गिरा, एंड वी नो दिस डिस्टेंस, ये आर हमने पहले से नाप लिया, इसलिए ठीक निशाने पे हमारा पैकेट गिरेगा। लेकिन अगर हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आके, निशाने के ऊपर आके पैकेट को छोड़ेंगे तो वो कभी यहां नहीं गिरेगा। एरोप्लेन ऐसे जा रहा था, ऐसे आगे जाके गिरेगा। ओके, so this is another quantity we have calculated. Now we come to third quantity, that is velocity at any time. Velocity at any time, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जबकि टाइम t बीत चुका है, यहां वेलोसिटी कितनी होगी जबकि टाइम t बीत चुका है। ओके, वेलोसिटी एट एनी टाइम, सपोज यहां हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो ये वेलोसिटी ऐसे है, ये उसकी डायरेक्शन है। अगर ये उसकी डायरेक्शन है तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगी। ओके, ये वाली जो वेलोसिटी है इसकी कैलकुलेशन हमने करनी है, और हमें पता क्या है, हमें पता है कितना टाइम बीत चुका है। लेट अस से वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, व्हाट वी फाइंड आउट, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, v, इसका एक कंपोनेंट है v इन x डायरेक्शन और एक कंपोनेंट है v इन y डायरेक्शन। अगर ये दोनों कंपोनेंट हमको पता चल जाए तो हम v पता लगा सकते हैं। v कितना होगा, रूट ऑफ vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर।
ये दोनों हमें चाहिए। अब इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही एक्स की वेलोसिटी थी, तो इसको तो हम सिंपली यू लिख सकते हैं। ये वाली जो वेलोसिटी है ये वाई डायरेक्शन में शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं थी, ये बढ़ती चली गई। टाइम कितना बीत चुका है? टी। इस टी टाइम में वी वाई कितनी हो गई होगी? और दैट इज वेरी सिंपल। द फर्स्ट इक्वेशन सेज दैट वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो this was 0 and this is g2 in downward direction. This is v1. Now we will put it here. So u square plus g square t square. This is our formula for velocity at time t. Now we can find out some other expressions also. Let us see another expression, that is what will be its velocity when it strikes the ground. Here we have to find out velocity here and at what angle it strikes. So it is striking at this angle. If this is the angle of strike, we have to tell how much is this angle with horizontal or how much is the angle with the vertical. Anyone. We know this is 90 minus theta. Okay. Now here again the velocity was u. It has fallen through a distance of h. इस वेलोसिटी के, ये वाली वेलोसिटी के फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए? x कंपोनेंट की वेलोसिटी, y कंपोनेंट की वेलोसिटी, स्क्वायर स्क्वायर भी मिल गई। ओके, दोनों निकालते हैं तो इस v को निकालने के लिए हम निकालेंगे v इन y डायरेक्शन एंड v इन x डायरेक्शन। शुरू करते हैं। तो वी एक्स कितना होगा? आंसर है u, ये u, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहले क्या था? ux, और ये कभी भी चेंज नहीं होता, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो वी एक्स भी कितना है? u, ये हो गया। अब उसके बाद वी वाई कितना है? अभी हमको टाइम नहीं मालूम। टाइम होता हम ये फॉर्मूला लगा लेते, ये टाइम वाला फॉर्मूला। अगर हमको टाइम नहीं मालूम है लेकिन हमको हाइट मालूम है, तो उस हाइट से हम टाइम निकाल लेंगे। हाइट से टाइम कितना निकलता है? तो आंसर है हाइट से टाइम ऐसे निकलता है। तो लेट अस पुट दिस कंप्लीट टाइम। ये टाइम कहां तक आने का है? आंसर है ये टाइम यहां तक गिरने का है। तो इस टाइम को निकाल के इस टाइम को हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। सो ये हमको मिल जाएगा वेलोसिटी। So this is u square plus g square t square. So this will be u square plus this is g square t square. So this we will put as g square and for t square we will put 2h upon g. एक जी कैंसिल हो गया। सो दिस इज u स्क्वेयर प्लस 2h g। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2gh। देखिए ये फॉर्मूला बहुत पहचाना हुआ दिख रहा है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैसे ही फॉर्मूला। सो दिस इज द राइट। तो ये है v स्क्वायर जो यहां पर आया और ये v की वैल्यू। दूसरे तरीके से निकालते हैं। फिर से देखिए ये हाइट h है, ये u जब यहां पर आ जाता है
तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, वर्टिकल डिस्टेंस इसने h ट्रैवल किया, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. so this v in y direction will be equal to u in y direction is 0, y direction, this is 0 plus 2 into g into h, ये आ गया vy, ये vy की वैल्यू आ गई. अब v की वैल्यू कितनी होगी? तो v की वैल्यू होती है रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर. सो v is equal to root, this is u square plus vy square 2gh. सेम थिंग इधर से आइए, t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू मत रखिए, इसमें डायरेक्ट h से vy निकाली, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, ये v निकालने का हमारा तरीका है. से vx तो u है, vy की वैल्यू टाइम से भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं. तो वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन बाय दिस एंड वेलोसिटी बाय फॉलिंग h इट इज गिवन बाय दिस. एक चीज हमसे और पूछी जाती है कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इसका एंगल कितना होगा, एट व्हाट एंगल. ठीक है, एंगल निकालते हैं. देखिए ये सपोज दिस एंगल इज थीटा विद हॉरिजॉन्टल, थीटा विद हॉरिजॉन्टल. अब यहां पर हम इसको कंप्लीट करते हैं. दिस इज थीटा, ये वेक्टर v है, इसका मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड है. v का मैग्नीट्यूड कितना? ये है v का मैग्नीट्यूड. ये कौन है? ये vy को रिप्रेजेंट करता है, vy, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हमने यहां निकाल के रखा है, ये vy. तो vy का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आंसर है vy का मैग्नीट्यूड रूट 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो vy इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh. ठीक, अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है रूट 2gh, इसका मैग्नीट्यूड या इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो आंसर है ये कौन है? vx. vx किसके बराबर था? ये u के बराबर. अब ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा की टेंजेंट बनाइए यहां से. टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज रूट 2gh divided by base u. This is tan theta. And what is this theta? Angle with horizontal made by projectile when it strikes h हाइट नीचे गिरने से इस एंगल से ये हिट करेगा. एंड व्हाट इज दैट एंगल? 2gh अपॉन u. ये उसकी टेंजेंट है. थीटा भी निकाल सकते हैं. हाउ मच विल बी थीटा? थीटा इज tan इनवर्स दिस रूट 2gh अपॉन u. सो दिस इज द एंगल ऑफ स्ट्राइक. अब इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल में हमने क्या क्या पढ़ा? नीचे गिरने का टाइम, नीचे गिरने का टाइम. अपने हॉरिजॉन्टल नीचे जो स्पॉट है, यहां से अगर हम ड्रॉप करते हैं तो कितनी दूर जाकर प्रोजेक्टाइल गिरेगा?
ये हमने निकाला, इतनी दूर जाकर गिरेगा, जब ये जाकर स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आफ्टर टाइम t है। और अगर हम इसको फुल कन्वर्शन कर दें कि ये टाइम t तब खत्म होता है जब ये स्ट्राइक करता है, तो लास्ट पॉइंट पर जब ये स्ट्राइक करेगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने यहाँ निकाला उसकी वेलोसिटी। व्हाट इज दिस वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, velocity when it strikes the ground. Velocity of striking the ground, ये बन गया, this is final velocity. So if it is falling from height h and its initial velocity was u, then when it strikes the ground its velocity is this, u square plus root of u square plus 2gh. Okay, so these were, and it will strike at an angle, that angle is given by this. So these are all the parameters we study about horizontal projectile.